आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी के सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक अंतिम 20 में तक मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है, तो उनकी वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सही विकल्प चुनना है। पहला है निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाइस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का हो जाएगा एस्कोमाइसिस्टिस। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जड़ें विकसित होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका मूलाकर से। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा थर्ड आता है 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसी जगत में नहीं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है चौथा, मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित सत्य कथन नहीं है। मतलब 4 कथन दिए हैं, इसमें से आपको कौन सा आपके संबंध में सत्य कथन है, सत्य कथन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा ब नंबर का राइट। मतलब कथन 1, 3, 4 सत्य है, दूसरा आपका सत्य। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 5वां आ जाता है जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुरदुरी अंतः प्रदीप्त जालिका। क्लियर कर लीजिएगा इसे थोड़ा अपना। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों 6वां कोशिका चक्र की अवस्था और सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर G1 आएगा, फिर S, फिर G2 आएगा, फिर M। ओके, इस अपना क्या कंप्लीट हो जाता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दिया गया है। ओके, फिर अपना आ जाता है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला अपना वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो आपकी हो जाएगी जाति। ओके, मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। दूसरा है पुष्प का नर भाग कहलाता है आपका पुमंग। ओके, नेक्स्ट है ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइमल व फ्लोएम के मध्य कैवियन उपस्थित होता है, डेड संवहन बंडल कहलाता है, तो हो जाएगा इसमें आपका खुला संवहन। ओके, फिर नेक्स्ट है मेढक का लार्वा कहलाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेडपोल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती, तो सेल्यूलोज की। ओके, निक्रोटाइड्स फास्फोरिक अम्ल पेंटोज सकरा के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजीनस क्षारक। ओके, अब मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा देता हूं, तो आपको जिससे आप क्या सही लिखें। ओके, तो इसका पहले का राइट आंसर आपका जाति, दूसरे का राइट आंसर पुमंग, तीसरे का राइट आंसर खुला संवहन, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका टेडपोल, 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, तो अब 6वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजीनस क्षारक। ओके, इस प्रकार से अपना क्लियर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने कहा वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे सॉल्यूशन कर सकें। देख लेते हैं सबका सब पहला है दोस्तों हमारा एंजाइम की क्रिया विधि तापमान व पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं इस क्षमता को क्या है प्लास्टिसिटी कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती, तो ये भी आपको पता है कि हृदय हमें से क्या है जीवन भर कार्य करता है। ओके, और जहां हृदय रुका तो पता है काम तमाम। ओके, नेक्स्ट है 2 तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारे सत्य हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अपनी सही जोड़ियां। ओके, तो पहला है हमारा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में क्या हो जाए मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये आपका मैग्नीशियम Mg हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में वृद्धि होती है, तो आपके ऑक्सीजेनोमीटर्स। ओके, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपके किससे हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका हो जाएगा श्वसन से संबंधित है, श्वसन हो जाएगा। रंध्र होता है रक्षक कोशिका कहलाती है रंध्र को। फिर है पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा पोष। ओके, पोष आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो ये अपनी हो जाती है सही जोड़ी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। के लिए एक मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, अथवा सहित मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अथवा सहित आपको तैयार करना चाहिए कि अभ्यास प्रश्न पत्र है आपका। ओके, तो एक सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, वीडियो को समझने में आपको दिक्कत आ रही हो देखने में, तो आप क्या वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, यूट्यूब पर सिस्टम होता है उससे आप फुल क्वालिटी कर लीजिएगा। फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना। पहला है मेढक के मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, तो इसका हो जाएगा 10 कपाल तंत्रिका, राइट आंसर हो जाएगा। लिखित रूप में आपको आंसर दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। फिर प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान होता है, तो 0.9। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो 0.5 से या 0.4 से 0.9 के में होता है। ओके, लेकिन आप लिख सकते हैं 0.9, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम लिखिए, एक्टिव व मायोसिन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर नीचे दिए गए गुणसूत्र को आपको
किस प्रकार का है, तो ये आपका दिया है। देखिए आपका क्या है, इसमें आपका यहाँ आपका ये दिया हुआ है और ये आपकी छोटी बनाता है, फिर बड़ी वाली बना लेता है पुच्छी। ओके, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको एक्रोसेटेस गुणसूत्र। ओके, लिखित रूप में देख लीजिए जिससे आप गलत ना लिखें। पहले का राइट आंसर आपका 10 जोड़ी, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया, लोहे की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ओके, फिर हो जाएगा आपका 0.9 पर एक्टिव व मायोसिन होता है और इसका राइट आंसर एक्रोसेट्रिक गुणसूत्र, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से ओके सॉल्यूशन। तो पहला है हमारा, जैव विविधता किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है और अपना मत 2 बिंदुओं के स्पष्ट कीजिए। तो इसका दोस्तों हमारा इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका आंसर आपको ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फास्टली ले लीजिए। इस प्रकार पूरा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये डेट हटा दीजिए। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा अथवा आ जाता है, जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। ऐसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, इस प्रकार से आपको लिखना है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, कि नहीं आपको 3 कारक बनाने हैं। इसमें तो आपके 6 कारण दिए हैं, कोई भी आपको 3 आपको तैयार कर लीजिए, 2 आपको तैयार करना है, 2 नंबर के हिसाब से 6 दिए हैं, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, कारण क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट। आगे देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। ओके, चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ये आपका दिया है पुष्प क्रम को आपको परिभाषित करना है, तो ये आपको दिया है पुष्प क्रम की परिभाषा। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो यह हो जाता है आपका पुष्प क्रम। अथवा में दोस्तों पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा है कि जालिकावत व समांतर सिरा विन्यास में 2 अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, जालिकावत सिरा विन्यास व समांतर सिरा विन्यास में अंतर, इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे अब हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8वां। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है, प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारे 8वें में क्या पूछा जा रहा है, इसे देख लेते हैं। 8वां पूछा जा रहा है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम बताते हुए इसकी उत्सर्जन रचना का नाम लिखिए। ओके, तो देखिए मेंडल का आपका वैज्ञानिक नाम आपको लिख देना है एनूरा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके उत्सर्जन संरचना आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी क्या है, जो मेंढक हो वे भी क्या है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसमें वक्र पाया जाता है, ये आप क्या लिख सकते हैं, उत्सर्जन संरचना लिख सकते हो। फिर अथवा हमसे पूछा जा रहा है कि शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। ओके, तो आपको ये बताया शीत निष्क्रियता कैसे कहते हैं, इसमें जीव ठंड के समय को अक्रिय रहकर तथा बिलों में गुफाओं आदि में छुप कर काटता है। ग्रीष्म निष्क्रियता होता है, जीव अधिक गर्म मौसम में बिलों की भूमिगत होकर क्या समय व्यतीत करता है, इस काल में जीव लगभग क्या अक्रिय होता है। तो ये आपका हो जाता है। ओके, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता को स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये हमारे दिए हुए केंद्रक के 2 कार्य हमारे। ओके, केंद्रक इसमें कई सारे दिए, पहला तो अपना न्यूक्लियस में प्रोटीन व आरएनए का संचरण करता है, दूसरा है कि कोशिका विभाजन में भाग लेता है, तीसरा है राइबोसोम का जनन करता है, चौथा आप लिख सकते हैं केंद्रक और अन्य जीवित कोशिकाओं के बीच अनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान करता है। 4 इसमें प्रकार से दिए हुए आपके क्या है, केंद्रक के कार्य आप लिख सकते हैं। ओके, कोई भी आपको 2 बताना है। आगे देख ले, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में कोई 2 अंतर लिखिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में अंतर, तो ये आपका दिया है, 2 पॉइंट आपको लिखना है, तो ये आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए इस प्रकार से, ग्राम पॉजिटिव कह दीजिएगा, ग्राम धनात्मक, ग्राम नेगेटिव मतलब ग्राम ऋणात्मक। ओके, ये आपका दिया है 2 पॉइंट, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस प्रकार से। और भी इसे पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपको वैसे तो आपको क्या 2 ही पॉइंट करने हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा 10वां क्वेश्चन है, वृद्धि वक्र का ग्राफीय निरूपण कीजिए। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, वृद्धि चक्र का आपको चित्र बनाना है, ग्राफ बनाना है। इस प्रकार से इसमें आपको ग्राफ का ये दिया हुआ, ग्राफ का डायग्राम आपका ये है, तो मैंने आपको ग्राफ बनाना है, तो आपका इस प्रकार से आपका ग्राफ रह जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो देख लीजिए, बाकी इसमें डिटेल से भी आपको समझाएगा, इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ है। डिटेल से भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा है तो आप ग्राफ बना लीजिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है और यहाँ तक आपको ग्राफ बना लीजिएगा। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अथवा में से पूछा जा रहा है, जिबरेलिन हार्मोन के 2 कार्य लिखिए। तो देख लेते हैं। तो ये आपके दिए हैं जिबरेलिन हार्मोन के कार्य। ओके, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिए। पहला कार्य अनुवांशिक रूप में बौने पौधों का दृढ़ीकरण, दूसरा है पर्वों व तनु का दृढ़ीकरण, तीसरा आपका ये दिया हुआ कार्य। 3 कार्य दिए हैं, तो आपका कोई भी 2 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसकी छोड़ लीजिए, आपके 3 दिए हुए कार्य जिबरेलिन हार्मोन के, तो इसके आपको 2 आपको लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन आ जाता है। 11वां हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या है कि यूरेकोटेलिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए। जैसे हमारा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, यूरेकोटेलिक जंतुओं को परिभाषित करना है, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है इस प्रकार से। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमसे अथवा में क्या पूछा जा रहा है, अथवा में पूछा जा रहा है मनुष्य के 2 उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए।
तो ये आपके दिए हुए हैं मनुष्य के 2 सर्जी अंगों के नाम। ओके, तो कौन कौन से, पहला वृक्क, त्वचा, आंत, फेफड़ा, ये सब क्या है मनुष्य के उत्सर्जी अंग है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन आ जाता है, ज्वारीय आयतन को परिभाषित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, ज्वारीय आयतन को परिभाषित करना है। तो ये आपका दिया है ज्वारीय आयतन के बारे में, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये हो जाता है आपका ज्वारीय आयतन के बारे में। ओके, और इसके बाद दोस्तों हमसे 8वां हमसे क्या पूछा जा रहा है, जैव क्षमता तथा फेफड़ों की कुल धारिता में 2 अंतर लिखिए। तो हम देख लेते हैं इसमें, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, जैव क्षमता मतलब VC तथा फेफड़ों की कुल धारिता EC में अंतर। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, पहले जैव क्षमता के बारे में बताया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा जैव क्षमता के बारे में दिया हुआ है, और फिर इसके बाद हमें क्या है फेफड़ों की कुल क्षमता के बारे में दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से दोनों के बारे में बताकर क्या है अंतर स्पष्ट किया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13वां, शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, आपको क्या है शैवालों के 3 लक्षण लिखने हैं। तो शैवालों के 3 लक्षण आपके ये दिए हुए हैं। ओके, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपका क्या है 3, इसमें आपके 3 नंबर का है, आपका 3 नंबर का 3 आपको लिखना चाहिए। ये हमारा दिए शैवालों के 3 लक्षण, स्क्रीनशॉट इसका क्या है ले लीजिए। तो ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, अभी तक दोस्तों आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में आपको विभेद पूछा जा रहा है, मतलब क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से अंतर आपका दिया हुआ है, 3 नंबर का 3 अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है अनावृत बीजी और आवर्त बीजी में अंतर, या आपसे पूछा जा सकता है जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। ओके, किसी प्रकार से पूछे आपका आंसर वही है। देखिए उसी को कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स को कहते हैं आवर्त बीजीय और आवर्त बीजीय को कहते हैं एंजियोस्पर्म। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आपका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर। आगे हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर लिखिए। तो ये हमारा दिया हुआ है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। 4 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। ओके, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लीजिए 8वां में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, 8वां में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किस प्रकार प्राणियों में होने वाले कोशीय विभाजन से भिन्न है, कोई 3 भिन्नता आपको बतानी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन भी वही हमसे पूछा जा रहा है, पादप कोशिकाएं कोशिका विभाजन किस प्रकार प्राणियों से होने वाले कोशिका विभाजन से भिन्न है। सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, तो आप तैयार कर लीजिएगा और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से दिया है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं, अब हमने 14वीं तक कंप्लीट कर लिया, प्रश्न क्रमांक 15 से देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 15वां है, ग्लाइकोलाइसिस व कैब्रे चक्र में 3 अंतर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस और कैब्रे चक्र में आपको अंतर बताना है। 5 अंतर दिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया है ग्लाइकोलाइसिस और कैब्रे चक्र में अंतर, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अथवा हमसे पूछा जा रहा है किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करते हुए किण्वन क्रिया के आपको क्या 2 महत्व बताने हैं। पहले हमें क्या है किण्वन क्रिया के बारे में बताना है, तो यहाँ से आप ये आपको लिख लेना है, किण्वन क्रिया के बारे में आपका ये दिया हुआ है। सो आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किण्वन क्रिया के बारे में आपका ये हो जाता है। ओके, और इसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है किण्वन क्रिया के हमें महत्व बताना है, 2 महत्व है, तो ये आपके ये दिए है किण्वन क्रिया के महत्व। ओके, महत्व पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, 1 से 5 तक आपके इसमें 5 पॉइंट के रूप में आपको समझाया गया है। महत्व 5 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी आपका है 2 से 3 आपको तैयार करना है किण्वन क्रिया के महत्व, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका मैंने क्या अथवा वाला किया है। ओके, ये आप कर लीजिएगा, आपको करना है। बाकी मैंने इसका अथवा वाला किया है कि वी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है और क्यों। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, सबसे लास्ट वाला है, ये आपका दिया हुआ है कि बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है। ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि बी व्यक्ति लाल रक्त कोशिकाओं की सतह बी प्रतिजन होता है, ये रक्त सीरम ए प्रतिजन के खिलाफ, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, केवल इसका इतना ही आंसर। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 17वां ये आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इसका मैं दोस्तों मैंने ये भी नहीं किया है, इसका मैंने अथवा वाला किया है। ओके, तो इस प्रकार से देख लेते हैं। ये आपको जो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल समझ के आधार पर, मतलब आपका है समझ के आधार पर, ऐसा नहीं आपको एस्ट्रेस कहीं मिल जाएगा। ओके, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसका ये वाला मैंने सॉल्व किया है, पढ़ा है, समझा है और मैंने उसका सॉल्यूशन तैयार किया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले इसमें क्या पूछा जा रहा है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है, इसमें क्या है दीपा है जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी एरिया में, मतलब दीपा है पहाड़ी एरिया में घूमने गई, वहां देखा कि जो वहाँ के लोग हैं उनके गले में क्या हो गया है, मतलब एक बार से गांठें पड़ गई हैं, गले में क्या है उनकी सूजन है। ओके, गले में सूजन की बीमारी देखी। ओके,
तो वह है अब उसको जानने की इच्छा हुई कि ये लोग पहाड़ी वाले लोग हैं, अधिकतम लोग क्या है, इनके गले में सूजन क्यों है, इनके गले में गांठें क्यों पड़ी है। ओके, बहुत मन में प्रश्न उठे। ओके, तो उन प्रश्नों का क्या है, उसकी सहायता करनी है। कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? पहला है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कारण इस रोग के लिए जिम्मेदार है, मतलब जो लोगों के जो पहाड़ी लोग हैं उनके गले के में क्या है, सूजन आ गई या गांठें आ गई, तो किस रोग के कारण हुआ। दूसरा है लोग किस बीमारी से पीड़ित थे, उस बीमारी का नाम बताना है। तीसरा है रोग का कारण क्या है, मतलब जो रोग हो गया है, गले में सूजन है, गले में गांठें हैं, क्यों है। और तीसरा, यदि गर्भवती महिला है और उसका जो गर्भवती महिला इसी चपेट में आ जाती है तो उसके भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दो प्रभाव बताने ये है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन इस क्रम से बताता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कारण इस रोग के लिए जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर आपका थायराइड ग्रंथि का है। ओके, तो थायराइड ग्रंथि आपका इसका राइट आंसर होगा, पहले का आपका आंसर लिखना है थायराइड ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट दूसरा पूछा जा रहा है लोग किस बीमारी से पीड़ित, ये तो इसी में लिखा है कि लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं, गले में गांठें हो गई हैं और क्या है, गर्दन में क्या सूजन भी आ गई है, तो इस बीमारी से पीड़ित है। तो आप दो बीमारी मतलब दो इस प्रकार से आपको लिखना है, गर्दन में सूजन या गले में गांठ, ये इस प्रकार की बीमारी है लोगों में। ओके, तीसरा हमसे रोग का कारण क्या है, रोग का कारण क्या है, अगर जो लोगों को हो गया है तो कारण क्या है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, पानी और मिट्टी में आयोडीन की उपलब्धता कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, आयोडीन का सेवन कम होता है। देखिए जो आपका थायराइड रोग होता है, ओके, ये घेंगा रोग जिसे कहते हैं, गले में सूजन वगैरह आ जाती है, फूल जाता है, ओके, गांठें पड़ जाती हैं, वो होता है आपका थायराइड रोग कहलाता है। ओके, वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें क्या है, उनकी जो मिट्टी पानी ओके है उनमें क्या है, आयोडीन की कमी बहुत कम है। ओके, इसलिए उन्हें क्या है, अच्छे से आयोडीन नहीं मिल पाता उनके शरीर को और उन्हें यह रोग हो जाता है। ओके, इस प्रकार से लिखना। नेक्स्ट हमारा जो गर्भवती महिला इसकी चपेट में आ जाती है तो उसके जो भ्रूण है, मतलब उसका बच्चा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो उस पर प्रभाव पड़ने वाले क्या, भ्रूण पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव कौन सा है, पहला है जन्मजात क्या है, विसंगतियां आ जाएंगी, उसकी बुद्धि में क्या थोड़ी कमी हो जाएगी, और भ्रूण क्या है, भ्रूण में क्या घेंगा रोग हो सकता है, ये आपकी इत्यादि समस्या हो सकती है। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। ओके, तो आप हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक 18वां है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया में कोई 4 अंतर लिखना है। चलिए सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसा सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया है, उसे स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की आपको क्या है, प्रकाशीय रासायनिक प्रतिक्रिया और अप्रकाशीय रासायनिक प्रतिक्रिया बताना है। इस प्रकार से सॉल्यूशन आपका दिया है, आपको इसमें क्या है 7 अंतर बताए गए हैं। ओके, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बन पाया है तो आप देख लीजिए इसे अपनी तरफ से, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 19वां क्वेश्चन। ओके, द्विबीजपत्री की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको मिल जाएगा, आप सर्च भी करिएगा नेट में तो आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अथवा एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने में कोई 4 अंतर लिखिए। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। ओके, ये तालिकाबद्ध रूप दिया है, 5 पॉइंट है। ओके, 5 तैयार कर लीजिएगा। वैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 तो आपसे बनना ही चाहिए, लेकिन 5 आपको तैयार करना है। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में आपका अंतर। ओके, इसी से ले लीजिए और इस प्रकार से हमारा ये क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित जंतुओं को पहचान कर इनका नाम और संघ बताना है। आपके ये चित्र बता दिए गए हैं, इनको आपको पहचानना और कौन सा संघ है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो मुझे तो ये इनका समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये समझ में आ रहा है ये कॉकरोच है, ये अपना कॉकरोच है। ओके, तो ये कॉकरोच है, आपको क्या लिख देना है, ये कॉकरोच जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा का है, तो इसका नाम आपको लिख देना है, ये कॉकरोच है और ये कौन से संघ का है, आर्थ्रोपोडा का है। ओके, और फिर ये जो है ये लग रहा कौन क्या लग रहा है, ये ऑक्टोपस लग रहा है। ओके, तो ये आपका ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस है जो आपका वो कौन से संघ का है, मोलस्का संघ का। ओके, आपको क्या है उसका जंतु नाम बताना जो भी है और उसका संघ बताना, तो ये आपका ये ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस हो जाएगा आपका मोलस्का संघ का ऊपर हो जाएगा। ओके, बाकी ये दो मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे देख लीजिएगा। अब मैं आपको अथवा बता देता हूँ। अथवा में आपका कार्डेटा एवं नॉन कार्डेटा में 4 अंतर आपको लिखना है। तो ऐसा सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है कार्डेटा तथा नॉन कार्डेटा में अंतर। ये आपके दिए 6 पॉइंटों के रूप में आपको अंतर समझाया गया है। ओके, विशेषताएं ली गई, फिर उसके आधार पर क्या है अंतर बताया गया है आपका कार्डर्स तथा नॉन कार्डर्स में अंतर। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर ये आया करता है पेपर में, तैयार करके रखिएगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको सक्सेसफुल आपको क्या है क्लास 11th का बायोलॉजी का सेट ए का फुल सॉल्यूशन बता दिया। ओके, आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।